औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल रहमान कादरी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुरान मजीद में जो क्लाउड फार्मेशन है, बादलों की एक ख़ास किस्म है, उसकी फार्मेशन का जिक्र है। और उसके अलावा बादलों से जो थंडर या हेल जो फॉर्मेशन है यानी कि यालाबारी होती है, उसका कुरान मजीद में जिक्र है, जिसकी प्रोसेस को आज साइंस ने अप्रूव कर दिया है। इसी तरह कुरान मजीद में समंदर की जो मौजें हैं या लहरें हैं, वेव्स हैं, उनका एक ऐसे पहलू की तरफ निशानदेही की गई है कि जो आज साइंस ने जदीद तरीन इक्विपमेंट की वजह से उसको दरियाफ्त किया है। तो इब्तिदा करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला डीप सीज और इंटरनल वेव्स के हवाले से जो कुरान मजीद में जिक्र है, उस हवाले से सूरह नूर की आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अव कज़ुलुमातिन फी बहरिल लुज्जिय्यि यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुम बअज़ुहा फ़ौक़ बअज़ इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा। यहाँ पे काफिरों के अमाल की मिसाल दी गई है कि उनकी मिसाल ऐसे है, उस गहरे समुद्र की तारीकियों की मानिद है जिसे मौज ने ढांप लिया हो और फिर उसके ऊपर एक और मौज हो और फिर उसके ऊपर बादल हों। ये तह दर तह तारीकियां एक दूसरे के ऊपर हैं। जब ऐसे समुंदर में डूबने वाला शख्स अपना हाथ बाहर निकाले तो कोई भी उसे देख ना सके, उसके हाथ को देख ना सके। अब कुरान मजीद में यहाँ पे समुंदर के अंदर जो वेव्स हैं उनका जिक्र है। अब वेव्स क्या हैं कि मुख्तलिफ डार्कनेस की लेयर्स हैं, मुख्तलिफ तय दर तय तारीकियां हैं, डार्कनेस की लेयर्स हैं। और वो डार्कनेस किस तरह है कि 200 मीटर जो है, 200 मीटर से नीचे लाइट कोई नहीं होती। अगर हम गहराई में जाएं 200 मीटर तो वहां से नीचे आपको लाइट नहीं मिलती, और 1000 मीटर हम जाएं तो फिर तो लाइट का नामो निशान ही नहीं होता। अब जो पहले 200 मीटर्स हैं, वो 200 मीटर्स में जो समंदर का पानी है, जो लहरें हैं, वो 7 कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब तकरीबन 100 मीटर तक आपके 6 कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर 100 से 200 मीटर तक सिर्फ आपका ब्लू कलर रहता है, उसके बाद कोई कलर नहीं रहता। यानी कि आप लोग बेहतर समझते हैं कि हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कलर्स की वजह से। तो 200 मीटर से आगे कलर कोई भी नहीं रहता। 200 मीटर के आगे आप जदीद इक्विपमेंट्स के अलावा किसी चीज को देख नहीं सकते। अब कुरान मजीद ने कहा है कि ज़ुलुमातुम फी बहरिल लुज्जिय्यि यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब। यानी कि ये समंदर की मौजें ऐसे हैं कि एक वेव है, उसके ऊपर फिर वेव्स हैं, उसके ऊपर क्लाउड्स हैं। अब अगर एक आम इंसानी आंख से हम देखें तो समुद्र की मौजें हम देख सकते हैं, उसके ऊपर बादल भी हम देख सकते हैं। लेकिन कुरान मजीद 2 किस्म की वेव्स का जिक्र कर रहा है कि वेव्स हैं, उनके ऊपर फिर वेव्स हैं, उनके ऊपर क्लाउड्स हैं। तो अब जो पहला सेट है वेव्स का, उसको तो हम देख रहे होते हैं। उससे नीचे जो वेव्स का सेट है वो क्या है? तो आज की साइंस कहती है कि वो इंटरनल वेव्स हैं। जो ऊपर वेव्स हैं जो हमें नजर आती हैं, ये सरफेस वेव्स हैं, ये हमें नजर आती हैं, इसके ऊपर क्लाउड्स हैं। लेकिन जो नीचे वेव्स हैं वो इंटरनल वेव्स हैं, और उन उनको डेंसिटी इंटरफेस भी कहा जा सकता है। यानी उनसे नीचे वाटर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो डेंसिटी इंटरफेस का किरदार अदा करती हैं। उनके ऊपर वाटर की डेंसिटी कम होती है। तो वो जो इंटरनल वेव्स हैं वो डीप वाटर्स को कवर करके रखती हैं, और जो इंटरनल वेव्स हैं वो इंसानी आंख से नहीं दिख जा सकते। यानी कि आज साइंस ने अगर इंटरनल वेव्स को दरियाफ्त किया है, और साइंस ने कहा है कि इंटरनल वेव्स की डेंसिटी जो अपर लेयर ऑफ वेव्स है, सरफेस वेव्स हैं, उनसे मुख्तलिफ है। तो ये जदीद तरीन आलात के साथ ही कुरान मजीद साइंस ने दरियाफ्त किया है। और जदीद तीन आलात जो हैं वो वाटर की डेंसिटी को मेजर करेंगे, सैलिनिटी को करेंगे, मुख्तलिफ फीचर्स को करेंगे। लेकिन उस जमाने में इस तरह के कोई इक्विपमेंट मैसर नहीं थे जब कुरान मजीद आज से 1400 साल पहले नाजिल हुआ। तो कुरान मजीद ने
समुंदर के पानी का जो पहलू था जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं और वेव्स का जो पहलू था वो 1400 साल पहले ही बता दिया था। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कुरान मजीद क्लाउड्स के बारे में कुरान मजीद में सूरह नूर में ही आयात मौजूद हैं और क्लाउड्स जो हैं रेन क्लाउड्स हैं उनके मुख्तलिफ अकसाम हैं और हर एक की फॉर्मेशन का एक डेफिनेट सिस्टम है, डेफिनेट और सर्टेन स्टेप्स हैं जिनके तहत वो बादल बनता है। अब उनकी एक किस्म है जिसको हम थंडर क्लाउड्स कहते हैं और साइंस की जुबान में उसको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स भी कहते हैं। तो ये वो क्लाउड्स हैं कि जो यालाबारी का बायस बनते हैं। इन क्लाउड्स की फॉर्मेशन के जो स्टेप्स हैं वो ये होते हैं कि छोटे छोटे क्लाउड्स होते हैं बिखरे हुए, आसमान पे मुख्तलिफ बिखरे हुए छोटे छोटे क्लाउड्स हैं और फिर उन क्लाउड्स को हवा पुश करती है एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस की तरफ। एक जगह पे जाके ये सारे क्लाउड्स कन्वर्ज हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। जब इकट्ठे होते हैं तो फिर वो आपस में ज्वाइन करते हैं और उसमें अप ड्राफ्ट पैदा होते हैं, हवा का प्रेशर बढ़ना शुरू होता है वाटर की इंटरनल क्लाउड की इंटरनल में जो उसकी इनर मोस्ट जगह है वहां पे हवा का दबाव बढ़ना शुरू होता है और वर्टिकली जो है बादल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जब वो बढ़ना शुरू होते हैं तो थर्ड स्टेप है उसको स्टेकिंग हम कह सकते हैं। उसमें जो वाटर है उसमें अप ड्राफ्ट में मजीद शिद्दत आती है, मजीद ऊपर जाना शुरू होता है और बादल फैलना भी शुरू हो जाता है। और फिर एक जगह ऐसी आती है कि वाटर अप ड्राफ्ट बढ़ते जाते हैं और उसमें जो पानी ठंडक की वजह से एटमॉस्फेयर में एक ऐसी जगह पे वो पहुंचते हैं कि जहां पे ठंडक उनमें शामिल हो जाती है तो फिर वो कूल होना शुरू होते हैं और उसमें पानी के कतरे और यालाबारी के कतरे या यालाबारी के जो पत्थर कह लें आप वो बनना शुरू होते हैं। उसके बाद जब वो बनना शुरू होते हैं तो फिर उसकी जो लेयर्स हैं वो मजीद बढ़ती जाती हैं, लार्जर होती जाती हैं और एक ऐसी स्टेज आती है कि अप ड्राफ्ट उन पानी के कतरों को और उन यालाबारी के जो पत्थर हैं उनको हवा बादल जो है वो उठा नहीं सकता, तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है यालाबारी शुरू हो जाती है। अब ये वो स्टेप्स हैं जो साइंस ने आज मुख्तलिफ तरीके से जो महकमा मौसमियात के जो होते हैं मुतल्लिका साइंसदान उन्होंने दरियाफ्त किए हैं और उन्होंने दरियाफ्त कैसे किए हैं, एडवांस इक्विपमेंट से, सैटेलाइट से, कंप्यूटर से, हवा की जो डायरेक्शन है, फिर हवा की ह्यूमिडिटी है यानी कि नमी का तनासब है, फिर उनमें की जो वेरिएशन है मुख्तलिफ लेवल्स पे उसको स्टडी करने के बाद फिर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, इन सारी चीजों को स्टडी करने के बाद इस सारे प्रोसेस का साइंस को पता चला है। अब कुरान मजीद इस बारे में क्या कहता है? कुरान मजीद कहता है सूरह नूर में अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन सुम्मा युअल्लिफु बैनहु सुम्मा यजअलुहु रुकामन फतरल वदका यखरुजु मिन खिलाली। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ही बादल को पहले आहिस्ता आहिस्ता चलाता है, फिर इसके मुख्तलिफ टुकड़ों को आपस में मिला देता है, फिर उसे तय बतय बना देता है, फिर तुम देखते हो कि इसके दरमियान खाली जगहों से बारिश निकलकर बरसती है। अब ये जो स्टेप्स मैंने पहले डिस्कस किए साइंस की रोशनी में कि पहले हवा बादलों को लेके जाएगी, फिर ज्वाइनिंग होगी, फिर स्टैकिंग होगी, अप ड्राफ्ट पैदा होंगे, तो इस सारे प्रोसेस को कुरान मजीद ने 1400 साल पहले ही बयान कर दिया था जिस टाइम साइंस के इन इक्विपमेंट्स का वजूद ही नहीं था। अब ये तो बादलों की फॉर्मेशन थी। इसी आयत के अगले हिस्से में एक और साइंटिफिक फैक्ट है जो बहुत से लोगों के लिए हैरानी का बायस भी होगा, और वो साइंटिफिक फैक्ट ये है कि जब यालाबारी हो रही होती है तो यालाबारी के दौरान जो यालाबारी के पत्थर हैं या यालाबारी का वो जो टुकड़ा होता है वो ही गरज चमक का बायस भी बनता है, यानी कि बिजली उसकी वजह से पैदा होती है। तो ये एक ऐसा फैक्ट है कि मोस्टली जो साइंस पढ़ने वाले लोग हैं अगर वो इन डेप्थ स्टडी नहीं करते तो शायद उनके इल्म में भी ना हो। कुरान मजीद कहता है व युनज़्ज़िलु मिनस समाई मिन जिबालिन फीहा मिन बर्दिन फयुसीबु बिही मन यशा यकादु सना बरकिही यज़हबु बिल अबसार। यानी वो अल्लाह ताला उसी आसमान यानी फिजा में बर्फानी पहाड़ों की तरह दिखाई देने वाले
बादलों में से ओले बरसाता है, फिर जिस पर चाहता है इन ओलों को गिराता है और जिससे चाहता है फेर देता है, और फिर इन्हीं ओलों से बिजली भी पैदा करता है। यूं लगता है कि इस बिजली की कड़क और चमक आंखों को खीरा करके उनकी बीनाई उचक ले जाए। यानी कि जो बिजली पैदा होती है उसमें बादल का किरदार ये तो डेफिनेटली हमें मालूम है, लेकिन उसमें बिजली की चमक पैदा होने में या बिजली चमकने में ओलों का भी कोई किरदार है। साइंस को ये फैक्ट भी अभी पता चला है, और साइंस ये कहती है कि जो थंडर क्लाउड हैं जिनसे यालाबारी होती है, वो यालाबारी तब होती है कि वो बादल फिजा में 25,000 से 30,000 फीट बुलंदी पे जाए, तब जाके यालाबारी होती है। यानी कि बादल इतना ऊंचाई पे जाता है तब यालाबारी होती है। जबकि कुरान मजीद कह रहा है वह युनज़्ज़िलु मिनस समाहि मिन जिबालिन फीहा, यानी कि बादलों के पहाड़ों में से यालाबारी होती है। तो यहाँ बादलों को पहाड़ों से भी तशबीह दी गई है, लेकिन साइंस ये भी तशबीह साबित कर चुकी है कि बादल पहाड़ियों की बुलंदी के बराबर तक जाएगा तो उसमें से यालाबारी होगी, 25,000 से 30,000 की बुलंदी तक जब तक नहीं जाएगा तो उसमें से यालाबारी नहीं होगी। और दूसरा जो मैंने फैक्ट आपके सामने पेश किया कि जो यालाबारी हो रही हो और गरज चमक हो तो उस टाइम बिजली गिरने का सबब भी यालाबारी ही होती है, या जो ओले होते हैं वही होते हैं। तो साइंस ये कहती है कि मुख्तलिफ जो प्रोसेस हैं साइंस के, उनके तहत बादल एक बुलंदी तक जब जाता है तो उसमें से जब ओले बनते हैं तो क्लाउड जो है वो इलेक्ट्रीफाइज हो जाता है, और फिर जब लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हेल स्टोन के साथ कोलाइड करते हैं तो वो फ्रीज हो जाते हैं, और फिर जो ओले हैं उनकी सतह वार्मर होना शुरू हो जाती है, गर्म होना शुरू हो जाती है। इर्द गिर्द के बाकी क्रिस्टल की बनिस्बत जो ओले की सतह है वो गर्म होना शुरू हो जाती है। जब वो नीचे, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कोल्डर ऑब्जेक्ट से वार्मर ऑब्जेक्ट्स की तरफ फ्लो करते हैं, और फिर हेल स्टोन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जब वो नेगेटिवली चार्ज होके मुख्तलिफ टीनी स्प्लिंटर्स और पॉजिटिवली चार्ज आइस के साथ कांटेक्ट करता है तो क्या होता है कि अप ड्राफ्ट जो हैं वो पैदा होना शुरू होते हैं और अपर पार्ट ऑफ क्लाउड में जाते हैं। अब जो हेल स्टोन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होकर बादल के निचले हिस्से में आ जाते हैं, और बॉटम ऑफ द जो क्लाउड है उसको भी नेगेटिवली चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से लाइट डिस्चार्ज होती है। तो ये एक ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक्निकल फैक्ट है जो साइंसदानों की समझ में भी आज आया है, और साइंस यही फैक्ट 1400 साल पहले बयान कर चुकी है।